गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीरू एकेडमी में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों 6 जून सन 2025 के आरआरबी एनटीपीसी में जितने भी साइंस के क्वेश्चन बन सकते थे उन सारे क्वेश्चन को मैं कलेक्ट करके एग्जाम सेंटर से लाया हूं। तो सीधी बात नो बकवास, हम चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों, एसिटिक एसिड CH3COOH जिसका फॉर्मूला होता है, रासायनिक फॉर्मूला का सोडियम एसीटेट यानी CH3COONA में रूपांतरण कौन सी अभिक्रिया है, बताइए। यानी जब एसिटिक एसिड सोडियम एसीटेट में कन्वर्ट होता है तो यह प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया होती है। दोस्तों जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट यानी लवण और जल का निर्माण करेंगे, और ये जो प्रक्रिया होती है इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हिंदी में बात करें तो इसे कहते हैं उदासीकरण अभिक्रिया। होता क्या है दोस्तों, ये जो एसिटिक एसिड होता है CH3COOH इससे रिएक्शन करता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो जब ये एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो बनेगा क्या, CH3COONA। इस CH3COONA को क्या कहते हैं, सोडियम एसीटेट कहते हैं। और फिर इसके बाद क्या बनेगा, H2O। जो सोडियम एसीटेट होता है दोस्तों यह एक लवण होता है जबकि यह एक जल होता है। तो यहाँ पे आपने देख लिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का कि जब भी एसिटिक एसिड बेस से रिएक्शन करेगा यानी एसिड बेस से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है दोस्तों ये जो प्रक्रिया है वो कौन सी प्रक्रिया है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन में यदि उदासीकरण अभिक्रिया रहा हो तो वह आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था दोस्तों, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, बताइए। ये सारे प्रश्न जो है दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी के 6 जून वाले शिफ्ट में पूछा गया है। जो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है दोस्तों वो क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल। और ये ऊर्जा का है, जबकि कार्य का भी एसआई मात्रक क्या होता है, जूल ही होता है। ठीक है, तो ऊर्जा और कार्य दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अगला प्रश्न आया था दोस्तों, डीएनए में थायमीन के स्थान पर यूरेसिल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। यानी जो थायमीन होता है उसके जगह पे यूरेसिल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। इसको मिटा देता हूं, डीएनए में थायमीन की जगह पे यूरेसिल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। हम जानते हैं दोस्तों जो डीएनए होता है वह न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है, और न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन साहब ने करी थी। इसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन साहब ने। रॉबर्ट ब्राउन साहब ने न्यूक्लियस का आविष्कार करा और इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं देखा न्यूक्लियस के अंदर। ठीक, एक और वैज्ञानिक आए, उन्होंने देखा कि न्यूक्लियस के अंदर ऐसे ऐसे धागे नुमा संरचना है, वह एक प्रकार की संरचना का निर्माण करता है, इसे कहते हैं क्रोमोसोम। क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम का आविष्कार किसने करा था, वाल्डेयर साहब ने करा था। वाल्डेयर, किसने करा था, वाल्डेयर। यानी रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज करी थी, न्यूक्लियस की, यानी नाभिक की। किसकी खोज करी थी, नाभिक की। फिर इसके बाद वाल्डेयर साहब आए, उन्होंने देखा कि नाभिक के अंदर ऐसे धागे नुमा संरचना है जिसे क्या नाम दिया, क्रोमोसोम नाम दिया। ठीक है, एक और वैज्ञानिक आए, उन्होंने इस क्रोमोसोम को और डीप में एनालिसिस करा और उन्होंने देखा कि इस क्रोमोसोम के अंदर एक और संरचना पाई जा रही है जिसका नाम दिया था उन्होंने डीएनए। क्या नाम दिया था, डीएनए। नहीं दिखाई दे रहा है, ऊपर लिख देता हूं, क्या नाम दिया था, डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो वो वैज्ञानिक जिन्होंने डीएनए को पहली बार देखा था उनका नाम था कार्ल्सबर्ग। क्या नाम था, कार्ल्सबर्ग। क्या नाम था, कार्ल्सबर्ग। डीएनए को पहली बार किसने देखा था, कार्ल्सबर्ग ने देखा था। फिर इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, उन्होंने फिर न्यूक्लियस के अंदर ये सारी चीजों को देखा, फिर उसके अंदर डीएनए के अंदर और एनालिसिस करा उन्होंने, तो देखा कि डीएनए के अंदर एक स्पेशल प्रकार की संरचना पाई जा रही है। इस प्रकार की, इस संरचना को कहते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। और इस डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने करी थी, वॉटसन एंड
क्रिक ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की खोज करी थी। यहां तक क्लियर? आगे बढ़े दोस्तों। एक और वैज्ञानिक है, वो डीएनए के अंदर और एनालिसिस करा। उन्होंने पाया कि ये छोटे छोटे डीएनए के ऊपर जीन पाए जाते हैं और जीन के ऊपर क्या होते हैं, अमीनो एसिड पाया जाता है, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। ये 4 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो जीन की खोज करी थी वह जोहानसन ने करी थी। किसने करी थी? जोहानसन ने किसकी खोज करी थी? जीन। और जीन के ऊपर पाए जाने वाले इन अमीनो एसिड की खोज करी थी। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न कह रहा था डीएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? दोस्तों जो डीएनए होता है वह जेनेटिक मटेरियल होता है यूकैरियोटिक सेल का। ध्यान देना, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है यूकैरियोटिक सेल का। वह जो डीएनए होता है दोस्तों, न्यूक्लियस के ऊपर एक प्रॉपरली मेम्ब्रेन में पाया जाता है, जिसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो डीएनए होता है वह न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है और न्यूक्लियस के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। क्या नहीं पहुंच पाता है? ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। यदि ऑक्सीजन पहुंच जाए तो ये जो डीएनए होता है दोस्तों, ये खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। दोस्तों यदि बात करें यूरेसिल का, तो यूरेसिल किस में पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। और आरएनए जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में एक जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। आरएनए प्रोकैरियोटिक सेल में एक जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। अब बात करें प्रोकैरियोटिक सेल किस में पाया जाता है, तो प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इन सारे वायरस बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है। यहां तक क्लियर? दोस्तों जो यूरेसिल होता है उस पर ऑक्सीजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी वजह से जो यूरेसिल होता है वह बाहर, न्यूक्लियस के बाहर आसानी से जा सकता है। इसी वजह से जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। जब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा तो जितने भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं आरएनए, वह पूरे साइटोप्लाज्म में ऐसे ही तैरते रहेंगे और ऑक्सीजन से मिल भी जाएंगे, तब भी कोई इनको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो ऑक्सीजन से इंफेक्ट नहीं होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। यही कारण है दोस्तों कि यदि हम थाइमिन की जगह पे यूरेसिल का प्रयोग कर देंगे तो जो थाइमिन होगा वो नष्ट हो जाएगा और यूरेसिल नष्ट नहीं होता है। अगला प्रश्न आया था दोस्तों, ऑस्मोसिस यानी परासरण का उदाहरण दीजिए जो रसोई में प्रयोग होते हैं। अब ऑस्मोसिस समझने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं दोस्तों, ऑस्मोसिस यानी परासरण होता क्या है। इसको मिटा देता हूं। ऑस्मोसिस, परासरण। चलिए दोस्तों जान लेते हैं ऑस्मोसिस होता क्या है। किसी भी लिक्विड में हाई कंसंट्रेशन से द्रव को लो कंसंट्रेशन में जाने की प्रक्रिया जो होती है वो ऑस्मोसिस कहलाती है। यानी हाई कंसंट्रेशन, हाई टू लोअर, यानी हाई कंसंट्रेशन से जब फ्लो होता है लिक्विड का लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? परासरण कहलाती है। यहां तक क्लियर? तो यही कारण होता है दोस्तों, जो किचन में हम अचार बनाते हैं वो काफी दिनों तक परासरण की वजह से नष्ट यानी खराब नहीं होता है, सड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम अचार बनाते हैं तो अचार में क्या डालते हैं? नमक, NaCl, और ऑयल डालते हैं, जो क्या कर देता है, इस जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो हाई कर देता है। जैसे ही वायरस बैक्टीरिया इसमें पनपते हैं, उनका जो कंसंट्रेशन होता है, उनके साइटोप्लाज्म में जो कंसंट्रेशन होता है वो बहुत लो होता है। जैसे ही वो एंटर करते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, यानी जो नमक है उनके बॉडी में एंटर कर जाता है और सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसके वजह से हमारा जो अचार है वो खराब नहीं होता है। ठीक है, यह एक बेस्ट एग्जाम्पल है ऑस्मोसिस का। और ऑस्मोसिस यानी परासरण की प्रक्रिया तब तक होती रहती है जब तक दोनों जो सोल्यूशन है वो आपस में बैलेंस ना हो जाए, यानी उनकी मात्रा एक दूसरे से बराबर ना हो जाए। यहां तक क्लियर? अगला प्रश्न आया था दोस्तों, प्रोटीन संश्लेषण के दौरान यानी प्रोटीन का सिंथेसिस के दौरान अमीनो अम्ल के किस भाग में पेप्टाइड बॉन्ड बनता है? बताइए।
दोस्तों यदि बात करें प्रोटीन सिंथेसिस की, तो प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है, जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है वह एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के और दूसरे अमीनो एसिड के अमीन ग्रुप के साथ आपस में जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है? यह किसके दौरान बनता है? प्रोटीन के फॉर्मेशन के दौरान बनता है। और किसके किसके बीच बनता है यह हमने जान लिया। क्लियर है? आगे बढ़े, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आया था दोस्तों, परमाणु संख्या 17 वाले तत्व का क्या नाम है? जो परमाणु संख्या है 17 वाले तत्व का क्या नाम है, उसका नाम बताना है। तो 1 से लेकर के 30 तक आप पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं उन सारे एलिमेंटों का नाम याद कर लेना है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियान, ये जितने भी एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंटों का नाम और उसका परमाणु क्रमांक याद कर लेना है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि परमाणु संख्या 17 वाले तत्व का क्या नाम है। यहाँ पे पीरियोडिक टेबल का एक फॉर्मेट बताता हूँ। ये होता है पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेट, दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। जो पीरियड होते हैं दोस्तों वो 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 पीरियड। इसे आवर्त बोलते हैं, आवर्त। ठीक है, आवर्त की संख्या कितनी होती है? 7। और इधर से लेकर के ये जो कॉलम होता है इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप। क्या बोलते हैं? ग्रुप। इनकी संख्या कितनी होती है? 18 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं? 18 ग्रुप होते हैं। ठीक है, बात करें 17 एलिमेंट की, तो 17वां एलिमेंट कहाँ पाया जाएगा? यहाँ। इसे हेलोजन ग्रुप भी कहते हैं। 17वें एलिमेंट को क्या कहते हैं? हेलोजन ग्रुप। इसमें आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या होते हैं? हेलोजन ग्रुप में आते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो ये जो 17वां है दोस्तों, ये कौन सा एलिमेंट हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा, जिसका सिंबल क्या होता है? Cl, यानी क्लोरीन। क्लियर? अगला प्रश्न आया था दोस्तों, डीएनए की संरचना किसने खोजी थी? अभी अभी हमने बताया दोस्तों कि जो डीएनए होता है उसकी खोज पहली बार तो देखा था कार्ल्सबर्ग ने। किसने देखा था? कार्ल्सबर्ग ने। लेकिन कार्ल्सबर्ग ने उसे देख करके चले गए थे। फिर उसके बाद आए थे वाटसन एंड क्रिक। कौन आए थे? वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक ने क्या करा था? डीएनए के अंदर बहुत ही डीप स्टडी करके डीएनए का एक स्ट्रक्चर दिया था जिसे कहते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों इसे कहते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है? एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ता है, गुआनिन के साथ साइटोसिन जुड़ता है, इनके और इनके बीच में डबल बॉन्ड होता है, इनके और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। ऐसे ही एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन ये होते हैं अमीनो एसिड। ठीक है, तो इस प्रकार की जो संरचना दिया था ये किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने। तो दोस्तों ऐसे ही ऑथेंटिक प्रश्न एनालिसिस जो साइंस से रिलेटेड है उनको देखने के लिए मेरे चैनल वीरू एकेडमी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मेरे द्वारा भेजे गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो आप रहें एक कदम आगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।